एक ज्योतिष के विद्यार्थी के रूप में मेरे मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है या इसके लिए कुछ जन्मजात गुणों की आवश्यकता होती है? क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है या अंतर्ज्ञान, भाग्य, धैर्य, नैतिकता और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? क्या किसी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है या ज्योतिष को केवल स्व अध्ययन के माध्यम से भी सीखा जा सकता है? कौन से ग्रह योग ये संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति में एक अच्छा ज्योतिषी बनने की क्षमता है? ऐसे और भी कई प्रश्न अध्ययन के दौरान मेरे मन में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को अधिक व्यावहारिक रूप से समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रसिद्ध और सम्मानित ज्योतिषियों की कुंडलियों का अध्ययन किया जाए, साथ ही उन लोगों की कुंडलियों का भी जो ज्योतिष के अध्ययन में गहराई से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। चूंकि मैं किसी पारंपरिक ज्योतिषीय पृष्ठभूमि से नहीं आता और मुझे कोई औपचारिक मार्गदर्शन भी प्राप्त नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सफल ज्योतिषियों की कुंडलियों का अवलोकन और विश्लेषण करने से उन सामान्य सिद्धांतों और योगों को समझने में सहायता मिल सकती है जो उनकी दक्षता में योगदान देते हैं। मेरे लिए ये एक व्यावहारिक प्रारंभिक बिंदु प्रतीत होता है। आगे का मार्ग मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर पर छोड़ता हूँ। यदि ये मेरे भाग्य में होगा तो शायद मुझे कुछ समझ प्राप्त हो जाएगी, यदि नहीं तो भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अधिक विचार करने के बजाय मुझे लगता है कि ईमानदारी से शुरुआत करना और धीरे धीरे सीखते रहना ही बेहतर है। जिस कुंडली का मैं यहाँ विश्लेषण कर रहा हूँ उसे इस उद्देश्य से चुना गया है कि ये समझा जा सके कि कौन से कारक किसी व्यक्ति को एक अच्छा ज्योतिषी बना सकते हैं। मैं जो भी अवलोकन प्रस्तुत कर रहा हूं वे केवल एक विद्यार्थी के रूप में मेरी व्यक्तिगत समझ पर आधारित हैं। मेरी व्याख्याएं गलत भी हो सकती हैं, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक पाठकों से निवेदन करता हूं कि वे यहां बताए गए सिद्धांतों को स्वतंत्र रूप से जांचें और उन्हें अन्य कुंडलियों पर भी लागू करके अधिक स्पष्ट और गहन समझ प्राप्त करें। सितारों की ओर मेरी यात्रा, श्री वीपी गोयल को एक श्रद्धांजलि। मेरी ज्योतिष की यात्रा किसी स्पष्ट योजना के साथ शुरू नहीं हुई थी। ये एक छोटी सी जिज्ञासा की चिंगारी से शुरू हुई। एक दिन संयोगवश मैंने श्री वीपी गोयल का एक वीडियो देखा और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने तुरंत उनकी पुस्तक प्रिडिक्टिंग इवेंट्स थ्रू योगिनी दशा खरीद ली। उस समय मैं बिल्कुल एक शुरुआती विद्यार्थी था और सच कहूं तो आज भी अपने आप को वैसा ही मानता हूं। मुझे ग्रहों के बारे में या ज्योतिष वास्तव में कैसे काम करता है इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक साधारण सा विचार मेरे मन में आया, शायद एक दिन मैं भी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना सीख सकूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मुझे ज्योतिष के गणितीय भाग को समझने में भी कठिनाई होती थी और मैं इस क्षेत्र के कई महान नामों से भी परिचित नहीं था, जैसे कि श्री KN राव। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना और सीखना जारी रखा, मुझे धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि श्री गोयल वास्तव में एक असाधारण व्यक्तित्व हैं। वर्ष 2000 के आसपास एक विद्यार्थी से लेकर 2003 तक प्रतिष्ठित BVB संस्थान में शिक्षक बनने तक का उनका सफर उनकी अद्वितीय मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में एक प्रश्न उठा, आखिर क्या बात है जो किसी व्यक्ति को इतना असाधारण बनाती है? उनके जन्म कुंडली में कौन से विशेष योग हो सकते हैं? इसी जिज्ञासा के साथ मैंने उनके चार्ट को बड़े सम्मान के साथ देखना शुरू किया। मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मैं ज्योतिष नामक इस विशाल महासागर की केवल सतह को ही छू रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत सरल है। मैं एक महान ज्योतिषी के पीछे छिपे उस खाके को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उन संकेतों को पहचान सकता हूँ जिन्होंने उन्हें इतना सम्मानित शिक्षक बनाया। साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक ये उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं अभी भी एक शुरुआती विद्यार्थी हूं जो केवल अपनी थोड़ी सी पढ़ाई और पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर कुछ बिंदुओं का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति की कुंडली में कई सूक्ष्म और गहरे योग होंगे जिनसे मैं शायद अभी परिचित भी नहीं हूं। मेरा प्रयास ऐसा है जैसे कोई विशाल समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसकी गहराई को देखने का प्रयास करे। देखने में ऐसा लग सकता है कि पूरा समुद्र समझ में आ गया है, लेकिन वास्तविकता में उसकी गहराई आंखों की पहुंच से कहीं अधिक होती है। फिर भी जिज्ञासा और सम्मान के साथ मैं एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाकर जितना सीख सकता हूं, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। वीपी गोयल एक प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी, शोधकर्ता और लेखक हैं जिन्हें जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों को सरल और समझने योग्य बनाने की अपनी विशेष क्षमता के लिए जाना जाता है। उनका कार्य विशेष रूप से विभाजित कुंडलियों, वर्गों और दशा प्रणालियों पर केंद्रित होने के कारण अत्यंत सम्मानित है।
व्यावसायिक पृष्ठभूमि। पारंपरिक ज्योतिषियों से अलग श्री गोयल का शैक्षणिक और तकनीकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत है। शिक्षा, उन्होंने बीटेक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तथा एमटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से प्राप्त किया है। करियर, उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं आईईएस में एक अधिकारी के रूप में सेवा दी। ज्योतिषीय प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना ध्यान ज्योतिष की ओर केंद्रित किया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष अलंकार और ज्योतिष आचार्य की उपाधियां स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की, जहां उन्होंने के.एन. राव के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। मुख्य योगदान और प्रकाशन, उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में 26 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से कई का अनुवाद रूसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी किया गया है। उनके कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सरल ज्योतिष श्रृंखला, ये एक बहुभागीय श्रृंखला है, भाग 1 से 7, जिसका उद्देश्य छात्रों के लिए वैदिक ज्योतिष को सरल बनाना है। इसमें मूल सिद्धांतों से लेकर उन्नत योग और दशा विश्लेषण तक सब कुछ शामिल है। नवांशा और दशांशा से भविष्यवाणी, ये अत्यंत प्रतिष्ठित विशिष्ट पुस्तकें हैं जो D9 विवाह भाग्य और D10 करियर चार्ट का उपयोग करके सूक्ष्म भविष्यवाणी करना सिखाती हैं। योगिनी दशा पर शोध, वे योगिनी दशा प्रणाली के विशेषज्ञ हैं, जिसे वे प्रायः पारंपरिक विंशोत्तरी दशा की तुलना में अधिक सटीक और सूक्ष्म दृष्टि यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू प्रदान करने वाला मानते हैं। मेडिकल ज्योतिष, उन्होंने लोकेट डिजीज एस्ट्रोलॉजिकली नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जन्म कुंडली के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में वे YouTube पर चैनल सरल ज्योतिष बाय वीपी गोयल पर सक्रिय हैं, जहां वे छात्रों के लाभ के लिए अपने शोध को अध्याय दर अध्याय सरल तरीके से समझाते हैं। आइए कुंडली में राजयोग से शुरुआत करें ताकि ये समझा जा सके कि वास्तव में राजयोग का अर्थ क्या होता है। इन संयोजनों को राजयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शक्ति और उद्देश्य के मिलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुख्य रूप से केंद्र भावों पहला, चौथा, सातवां और 10वां और त्रिकोण भावों पहला, 5वां और 9वें के बीच संबंध से बनते हैं। केंद्र भाव जीवन के स्तंभ और कर्म को दर्शाते हैं, जबकि त्रिकोण भाव कृपा, भाग्य और पूर्व जन्म के पुण्य को दर्शाते हैं। जब इन भावों के स्वामी आपस में स्थिति, दृष्टि या युति के माध्यम से जुड़ते हैं तो एक शक्तिशाली समन्वय यानी सिनर्जी उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति का वातावरण यानी केंद्र उसके अंतर्निहित भाग्य और प्रतिभा को पूर्ण रूप से समर्थन करता है।
जहां राजयोग व्यक्ति के पद, शक्ति और राजसी उन्नति पर केंद्रित होता है, वहीं धन योग या धन्य योग स्थायी धन, आर्थिक स्थिरता और भौतिक संसाधनों के लिए विशेष संयोजन माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में ये योग मुख्य रूप से अर्थ यानी धन भावों के आपसी संबंध से बनते हैं, विशेषकर द्वितीय भाव संचित धन, संपत्ति और वाणी, और 11वां भाव लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति से। जब इन भावों के स्वामी त्रिकोण भावों के स्वामियों से जुड़ते हैं तो एक ऐसा प्रवाह यानी फ्लो बनता है जिसमें व्यक्ति का भाग्य और बुद्धिमत्ता सीधे ठोस संपत्ति और धन में परिवर्तित होने लगती है। कुंडली में दिए गए संयोजन कई धन योगों की ओर संकेत करते हैं, जो धन, लाभ और आर्थिक समृद्धि से जुड़े ग्रह संबंध होते हैं। ये योग मुख्य रूप से तब बनते हैं जब धन देने वाले भावों जैसे 2 नंबर भाव संचित धन, 5 नंबर भाव बुद्धि, 9 नंबर भाव भाग्य और 11 नंबर भाव लाभ और आय के स्वामी आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं। जब ऐसे ग्रह एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो वे जीवन में आर्थिक वृद्धि, अवसर और समृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इस कुंडली में लग्नेश बुध का 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ 10वें भाव में युति करना ये दर्शाता है कि जातक के व्यक्तिगत प्रयास, बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता सीधे तौर पर लाभ और पेशेवर सफलता से जुड़े हुए हैं। चूंकि 10वां भाव कर्म और करियर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये संयोजन पेशेवर गतिविधियों के माध्यम से आय और प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार 5वें भाव के स्वामी शुक्र का 11वें भाव के स्वामी मंगल के साथ 10वें भाव में युति करना आर्थिक संभावनाओं को और अधिक मजबूत करता है, क्योंकि 5वां भाव पूर्व जन्म के पुण्य और क्रियात्मकता का सूचक है। जब ये लाभ के भाव से जुड़ता है तो ये प्रतिभा, सट्टा, स्पेक्युलेशन या करियर में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों के माध्यम से लाभ दिला सकता है। 9वें भाव के स्वामी शनि और 11वें भाव के स्वामी मंगल के बीच पारस्परिक दृष्टि भाग्य और लाभ के बीच संबंध स्थापित करती है, जो ये संकेत देती है कि आर्थिक प्रगति में भाग्य और नियति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। D9 नवमांश चार्ट 5वें भाव के स्वामी बुध और 9वें भाव के स्वामी शुक्र की लग्न में युति एक मजबूत त्रिकोणीय संबंध बनाती है, जो ये दर्शाती है कि जातक का व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और भाग्य मिलकर आर्थिक अवसरों का समर्थन करते हैं। इस प्रकार का योग अक्सर ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ज्ञान, योजना और समझदारी भरे कार्यों के माध्यम से संसाधनों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। D24 चार्ट
आगे चलकर धन से जुड़े संकेत सेकंड भाव के स्वामी सूर्य और नाइन्थ भाव के स्वामी बृहस्पति के बीच पारस्परिक दृष्टि से भी दिखाई देते हैं, जो संचित धन को भाग्य और आशीर्वाद से जोड़ती है। सेकंड भाव के स्वामी सूर्य और 11वें भाव के स्वामी शुक्र के बीच पारस्परिक दृष्टि बचत और लाभ के बीच संबंध स्थापित करती है, जो समय के साथ आर्थिक स्थिरता बनाने में सहायक हो सकती है। अंत में नाइन्थ भाव के स्वामी बृहस्पति और 11वें भाव के स्वामी शुक्र की नाइन्थ भाव में युति भाग्य, लाभ और समृद्धि को अत्यंत सशक्त रूप से जोड़ती है, जिससे ये संकेत मिलता है कि धन के अवसर अनुकूल परिस्थितियों, गुरुजनों के सहयोग या लाभकारी संबंधों के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। समग्र रूप से कुंडली में अनेक धन योगों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि जातक के पास आर्थिक उन्नति के कई मार्ग हो सकते हैं। मेरे अनुसार ये चार्ट निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की संभावनाओं को आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंडली में उपस्थित संयोजन इस बात का पर्याप्त संकेत देते हैं कि व्यक्ति की धन या आर्थिक स्थिति किस प्रकार विकसित हो सकती है। निस्संदेह इसका आकलन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इन संयोजनों का अध्ययन करना कुंडली में दर्शाई गई संभावनाओं को समझने में सहायक सिद्ध हो रहा है। धन योग या लक्ष्मी योग सामान्यतः धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा और समाज में पहचान से जुड़े माने जाते हैं। सामान्य समझ में लोग उस व्यक्ति का अधिक सम्मान करते हैं जिसके पास आर्थिक शक्ति और भौतिक सफलता होती है। कई बार धन को सफलता का प्रत्यक्ष मापदंड माना जाता है और समाज अक्सर किसी अमीर व्यक्ति को भाग्यशाली या समृद्ध समझ लेता है। हालांकि मेरी समझ में लक्ष्मी को केवल धन या भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी का आशीर्वाद कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे अवसर, सुख सुविधाएं, प्रभाव, प्रतिष्ठा या जीवन में समग्र समृद्धि। फिर भी सामान्य व्यवहार में हम इन योगों को प्रायः आर्थिक समृद्धि से ही जोड़ते हैं। इनके वास्तविक महत्व को समझने के लिए मैं इन कुछ संयोजनों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा हूं और ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किसी कुंडली में कैसे कार्य करते हैं। चूंकि मुझे पहले से पता है कि जिस जातक की कुंडली में देख रहा हूं वो आर्थिक रूप से समृद्ध है, इसलिए ये जानना रोचक हो जाता है कि क्या इन योगों ने कहीं ना कहीं उसकी उन्नति में योगदान दिया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यदि दो व्यक्ति बिल्कुल एक ही समय पर जन्म लेते हैं और उनकी कुंडलियों में समान धन योग होते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि दोनों एक ही स्तर की संपत्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। व्यक्ति किस आधार से जीवन शुरू करता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति जो महल में जन्म लेता है और दूसरा जो झुग्गी में जन्म लेता है, दोनों की संपत्ति का स्तर समान नहीं हो सकता। भले ही दोनों अपने अपने जीवन में प्रगति करें, उनकी उन्नति हो सकती है, लेकिन उसका स्तर और परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से अलग होंगी।
निश्चित रूप से कुछ दुर्लभ और अपवाद स्वरूप उदाहरण भी होते हैं जहां कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति से बहुत आगे तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसे योगों की पहचान करना आसान नहीं होता और इसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अभी भी सीखने के चरण में हूं और इन सिद्धांतों की केवल सतह को ही छू रहा हूं। इसलिए इस सीमित समझ के साथ मैं केवल इन योगों का अन्वेषण करने और ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि ये उस व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका निभा सकते हैं जिसकी कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा हूं। कुंडली का अध्ययन करते समय मुझे विभिन्न विभाजित चार्टों में कई ग्रह संबंध दिखाई दिए, जो ज्ञान के माध्यम से दूसरों को सिखाने और मार्गदर्शन करने की प्रबल प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं।
कुंडली में देखे गए ये संयोजन शिक्षण, अध्ययन और ज्ञान के आदान प्रदान से जुड़े पेशे के लिए कई संकेत प्रदान करते हैं। ज्योतिष में 5वां भाव बुद्धि, शिक्षा और दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 10वां भाव पेशा और सार्वजनिक कार्यों को दर्शाता है। जब 5वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली D1 में 10वें भाव से जुड़ता है तो ये अक्सर संकेत देता है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और समझाने की क्षमता व्यक्ति के पेशे का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा लग्नेश और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध इस संभावना को और मजबूत करता है, क्योंकि लग्न व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ये संकेत मिलता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी बुद्धि और ज्ञान को अपनी पहचान के रूप में अभिव्यक्त करता है, जैसा कि D1 चार्ट में 10वें भाव में बुध और शुक्र की स्थिति से देखा जा सकता है। 11वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध भी बौद्धिक गतिविधियों, शिक्षण या मार्गदर्शन के माध्यम से लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त होने का संकेत देता है। आगे नवांश D9 चार्ट से भी इस बात को समर्थन मिलता है, जहां लग्नेश और 5वें भाव के स्वामी के बीच संबंध फिर से ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक प्रवृत्तियों की महत्ता को दर्शाता है। D9 में 5वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी के बीच संबंध इस संकेत को और मजबूत करता है कि व्यक्ति का पेशा शिक्षण, मार्गदर्शन या शैक्षणिक कार्यों के इर्द गिर्द हो सकता है, क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान को करियर और जिम्मेदारियों से जोड़ता है। सिद्धांश 24 चार्ट, जो विशेष रूप से शिक्षा, अध्ययन और शैक्षणिक क्षमता से संबंधित होता है, और भी स्पष्ट रूप से इस संकेत को मजबूत करता है। D24 में लग्नेश और 3rd भाव के स्वामी के बीच संबंध ये दर्शा सकता है कि व्यक्ति में सीखने के लिए प्रयास, संचार कौशल और ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। D24 में 4th भाव के स्वामी और 2nd भाव के स्वामी के बीच संबंध मूलभूत शिक्षा और ज्ञान को वाणी या शिक्षण के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता का संकेत देता है। D24 में 5th भाव पर बृहस्पति की दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, गुरु और उच्च शिक्षा का प्राकृतिक कारक है। इसका 5th भाव पर प्रभाव शिक्षण, मार्गदर्शन और शैक्षणिक विकास की संभावनाओं को और अधिक मजबूत करता है। जब इन सभी बातों को एक साथ देखा जाए तो विभिन्न चार्टों में 1st, 5th और 10th भावों के बीच बार बार बनने वाले संबंध तथा शैक्षणिक विभाजन चार्ट में बृहस्पति का प्रभाव ये संकेत देते हैं कि व्यक्ति में ऐसा पेशा अपनाने की प्रबल प्रवृत्ति हो सकती है जहां ज्ञान को सीखना, परिष्कृत करना और दूसरों के साथ साझा करना मुख्य भूमिका निभाता है। ये पैटर्न स्वाभाविक रूप से शिक्षण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण या ऐसे किसी भी क्षेत्र में करियर के रूप में प्रकट हो सकता है जहां ज्ञान के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करना प्रमुख भूमिका बन जाता है। इस कुंडली का अपने सीमित ज्ञान के आधार पर विश्लेषण करने के बाद मैं कम से कम इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि KN राव ने उन्हें अपने प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण के लिए क्यों चुना होगा। कुंडली में उपस्थित संयोजन स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि वे एक उत्कृष्ट ज्योतिषी के रूप में कैसे उभरे और उन्हें पहचान, सम्मान तथा समर्थन कैसे प्राप्त हुआ। जिन कुछ सिद्धांतों को मैंने लागू किया है उनसे भी कुंडली की शक्ति और गहराई का आभास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक अनुभवी गुरु उनकी कुंडली में ऐसे कई सूक्ष्म योग और संभावनाएं तुरंत देख लेते होंगे जिन्हें मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने जो कुछ भी देखा है वह केवल मेरे वर्तमान सीखने के स्तर के अनुसार सतही अवलोकन है। शायद अधिक कुंडलियों का अध्ययन करने और सिद्धांतों को बार बार लागू करने से मैं धीरे धीरे इस विषय को और गहराई से समझ पाऊंगा। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं एक बात अवश्य साझा करना चाहूँगा कि जितना अधिक हम ज्योतिष का अध्ययन करते हैं यह उतना ही अधिक आश्चर्यजनक लगता है। यह समझ पाना वास्तव में कठिन है कि इतना गहन ज्ञान कैसे अस्तित्व में था, जहां केवल एक कुंडली का विश्लेषण करके व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं, दिशा और क्षमताएं समझी जा सकती हैं। मैं KN राव और उनके संस्थान की पूरी टीम के प्रति गहरा सम्मान रखता हूं, जिन्होंने इस विषय को पुनर्जीवित करने और व्यवस्थित रूप देने के लिए इतना समर्पित कार्य किया। अब तक जो भी मैं सीख रहा हूं, मैं इस यात्रा का ईमानदारी से आनंद ले रहा हूं। यद्यपि मेरा यह अध्ययन केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, फिर भी यह प्रक्रिया अपने आप में अत्यंत संतोषजनक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने वाली है। साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहूँगा। वर्तमान में मैं इन कुंडलियों को तैयार करने के लिए निःशुल्क ज्योतिष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ।
अन्य सॉफ्टवेयर या पुस्तकों में छपी कुंडलियों की तुलना में इसमें थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। कभी कभी ग्रहों की डिग्री में अंतर गणना पद्धति, अयनांश या तकनीकी सेटिंग्स के कारण हो सकता है। इसी कारण विभाजित कुंडलियों में भी कुछ छोटे अंतर दिखाई दे सकते हैं, जिनके प्रति मैं हमेशा पूर्णतः सचेत नहीं रह पाता। इसलिए मैं पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि कोई मेरी इन टिप्पणियों को पढ़े तो उन्हें केवल सीखने के दृष्टिकोण से ही देखें। मेरा उद्देश्य किसी बात को सिद्ध करना या स्वयं को विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत करना नहीं है। मैं केवल अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए और जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे लागू करने के लिए अपने अवलोकनों को लिख रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि ज्ञान का पुनरावर्तन और अभ्यास न किया जाए तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरा प्रयास केवल अभ्यास, चिंतन और अपनी समझ को और बेहतर बनाने का है। आशा है कि मेरी इस भावना को सही रूप में समझा जाएगा।